स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, ईरान इस समय ग्लोबल सेंटर स्टेज पर सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि अब काफ़ी हिंसक भी हो चुके हैं। सरकार ने पूरे तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया है। सत्ता परिवर्तन की जो एक लहर है वो दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन लहर तो दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो इन सारी घटनाक्रम के बीच में बड़ी न्यूज़ आती है कि जो ईरान की करेंसी है रियाल, उसकी वैल्यू लगभग शून्य हो चुकी है डॉलर की तुलना में भी और यूरो की तुलना में भी। यहां पर एक बात समझिएगा कि इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्राज्य अक्सर बाहरी हमलों से नहीं बल्कि अंदर से खोखले होकर पहले गिरते हैं। सोवियत संघ का उदाहरण याद कीजिए, रोमन साम्राज्य का उदाहरण याद कीजिए। जब करेंसी की साख टूटती है तो सत्ता के अंत का पहला सिंबल, पहला संकेत मिल जाता है। जब किसी देश का करेंसी, सिक्का, नोट केवल कागज की रद्दी बनकर रह जाता है तो समझिए कि उस राज्य की वैधता यानी लेजिटिमेसी की जड़ें हिल चुकी हैं। आज ईरान ठीक उसी ऐतिहासिक दोराहे पर खड़ा हुआ है। 13 जनवरी 2026 यानी कि कल की अगर हम बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के बदले 10 लाख रियाल का पेमेंट करना पड़ रहा था। अब आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो सवाल है, यह सवाल केवल महंगाई का नहीं है। यहां पर सवाल है कि क्या इस्लामिक रिपब्लिक की वैचारिक और संरचनात्मक स्थिरता पर खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे विवाद को आजादी की दस्तक कह रहे हैं, लेकिन क्या यह लोकतांत्रिक पुनर्जन्म है या मध्य पूर्व में एक नए भू राजनीतिक तूफान की आहट है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है और स्पेशली रियाल के संदर्भ में। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, रियाल का पतन अगर हम कहें केवल आर्थिक आंकड़ा है तो यह सच नहीं है। यह एक सोशियो पॉलिटिकल कैटलिस्ट है। ईरान के विरोध की शुरुआत ही महंगाई के मामले को लेकर हुई थी, लगातार गिर रही रियाल की वैल्यू से हुई थी और अगर आप ध्यान देंगे तो सेंट्रल मार्केट से हुई थी। ध्यान दीजिए, जब क्रय शक्ति शून्य के करीब पहुंच जाती है तब मध्यम वर्ग टूटने लगता है और यही वह वर्ग है जो हमेशा सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र होता है और यह सड़कों पर सबसे मजबूती से उतरता है। देखिए, अगर हम ताज़ा रिपोर्ट्स को देखें तो ईरान का मिडिल क्लास आज गरीबी रेखा के नीचे जा चुका है और खाद्य वस्तुओं की कीमतें 60 से 70% तक बढ़ चुकी हैं। ये बहुत महंगाई है वहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात समझिएगा, ये जो मिश्रण बनता है, ये जो चीज़ तैयार हो रही है जहाँ पर महंगाई है, रुपए की करेंसी की डाउनफॉल है, लोगों की असंतुष्टि है, इसी तरीके के मिश्रण अरब स्प्रिंग जैसी क्रांतियों की जमीन तैयार करते हैं। लेकिन ईरान का पैराडॉक्स केवल इतना नहीं है, वो और भी गहरा है। समझिएगा, ये एक तेल समृद्ध देश है जो अपनी संपदा को क्षेत्रीय प्रॉक्सी वॉर्स में झोंक रहा है, जबकि उसकी जनता भूखमरी के लिए परेशान है, भूखमरी झेल रही है। और यह विफलता केवल संयोग है या फिर सत्ता की सोची समझी प्राथमिकताओं का नतीजा है, यह ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां पर ना तो सच का पता चलता है ना प्रोपोगेंडा का पता चलता है। ईरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप कह रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में 648 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि HRANA ये दावा कर रहा है कि 500 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, 10,600 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तेहरान के फॉरेंसिक लैब से जो दृश्य लीक हुए हैं उनसे संकट की भयावहता दिखाई देती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, ईरान में विदेशी पत्रकारों की एंट्री बैन है। कोई भी सूचना ईरान से बाहर ऑथेंटिक वे में नहीं आ रही है। केवल ईरान की सरकार जो कह रही है वही हमें सुनाई दे रहा है और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लिंक्स और क्लिक्स हैं। देखिए, यहाँ पर ईरान में साथ में इसके एक चल रहा है बहुत बड़ा नैरेटिव वॉर और पश्चिमी मीडिया इसको कह रहा है कि यह एक क्रांति है जो ईरान में हो रही है। ईरान का जो स्टेट टेलीविज़न है वह स्टेट टेलीविज़न कह रहा है कि यह विदेशी षड्यंत्र है, यानी कि पूरे तरीके से फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। विदेशी पत्रकारों की गैर मौजूदगी है, इंटरनेट बंद है और इस वजह से सच क्या है वो किसी को नहीं पता है। देखिए, यहाँ पर एक बात लेकिन क्लियर है कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं हो रही है, अब ईरान अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब पिछली बार ऐसा हुआ था, जब पिछली बार ईरान में प्रदर्शन हुए थे तो ईरान में इंटरनेट बैन कर दिया गया था, लेकिन स्टारलिंक जो एलन मस्क वाली स्टारलिंक है उसने वहाँ पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। आज
सड़कों पर वास्तव में 21वीं सदी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ही होता है। इस बार लेकिन स्टारलिंक को भी ईरान ने बैन कर दिया है, वह जो प्रदर्शनकारियों की आखिरी डिजिटल सांस हुआ करता था। 8 जनवरी के बाद मिलिट्री ग्रेड जैमिंग का प्रयोग किया गया है और स्टारलिंक की इंटरनेट सुविधाएं बैन कर दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह तकनीकी केवल रूस और चीन के पास है, वह भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में जब रूस ने इसके लिए स्टारलिंक को बैन करने की कोशिशें की हैं, इसी प्रकार चाइना ताइवान के मामलों में चाइना भी इस प्रकार की क्षमताएं टेस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से यह समझिएगा कि अब यह जो ईरान का संकट आप देख रहे हैं, यह संकट केवल आंतरिक संकट नहीं है, यह वास्तव में एक भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को दिखा रहा है, जहां एक तरफ यूएसए है और दूसरी तरफ रूस और चीन है। अब महत्वपूर्ण रूप से देखिए, ईरान में सबसे पहले जो क्रांति बड़े पैमाने पर हुई जिसने सत्ता को बदल दिया, वो 1979 की इस्लामिक क्रांति थी, जिसने ईरान में एक तरीके से थियोक्रेसी की स्थापना की। धर्म और सत्ता एक साथ हो गए और मिल करके एक इस्लामिक रिपब्लिक का गठन करते हैं। उसके बाद आज पहली बार जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रदर्शनकारी सिर्फ नीतियों पर नहीं बल्कि उस वैचारिक आधार पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर पूरा का पूरा ईरान का शासन तंत्र बना हुआ है। देखिए, रजा पहलवी की अपीलें अगर आप वहां पर देखेंगे, शाह वापस आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। शाह मतलब जो अभी के शासन से पहले राजा थे, उनके बेटे के लिए। तो 45 साल पहले जो एक नया अनुबंध हुआ था 1979 में, उस अनुबंध को, उस सत्ता के स्ट्रक्चर को अब चुनौती दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह व्यवस्था का अंत होगा या फिर यह सिर्फ एक और सख्त दमन होगा जो कि सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसके ग्लोबल एंगल को भी देखिए। ट्रंप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेनेजुएला के बाद तो अब आप भी समझ गए होंगे कि ट्रंप कितना बड़ा फैक्टर है। कल उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का इंटरिम प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया है। तो ट्रंप की भाषा, अब बहुत अगर कूटनीतिक तरीके से देखेंगे तो ट्रंप की भाषा को बयानबाजी समझना, केवल बयानबाजी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इन्होंने वेनेजुएला में ये करके दिखाया है। यहाँ पर ट्रंप ने जो भाषा अपनाई हुई है वह एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की भाषा है। देखिए, कभी वो कहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है, कभी वो कहते हैं कि हम हिट हार्ड करेंगे, कभी वो कहते हैं कि जो ईरान से व्यापार कर रहे हैं उन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये सब एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। अमेरिका सोच सोच कर कदम उठा रहा है, प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट भी कर रहा है, खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक डर अमेरिका की तरफ से भी है, वह जानता है कि अगर हमला हुआ तो कहीं ईरानी जनता सरकार के पीछे न खड़ी हो जाए। इसीलिए वह जनता को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वह हमला नहीं कर रहा है। 1980 का जो इराक और ईरान का युद्ध था ना, वह आज भी वाशिंगटन को डराता है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान में, अगर हम ईरान में पूरी सत्ता स्ट्रक्चर को देखें तो ईरान में जो सत्ता का स्ट्रक्चर है ना, उसमें सबसे ऊपर ये सर्वोच्च नेता है, उसके बाद पूरा IRGC का नियंत्रण है, उसके नीचे सुरक्षा तंत्र है और लास्ट में वित्तीय नेटवर्क है। ये पूरा स्ट्रक्चर है ईरान के शासन का। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ईरान में कोई सांगठनिक वैकल्पिक सत्ता की मौजूदगी नहीं है। IRGC आज भी सबसे ताकतवर और बेहद ताकतवर संगठन है ईरान में। रूस और चीन का समर्थन भी मिला हुआ है, जिससे इन्हें और मजबूती मिल रही है। तो अगर बदलाव लाना है या बदलाव आएगा तो ध्यान रखिए, ये बाहरी बमबारी से तो नहीं आएगा, आएगा तो अंदर से आएगा। लोग ही लाएंगे। लेकिन पूर्ण रिजीम चेंज की अगर हम बात करें तो अभी तुरंत इसकी जो संभावना है वह थोड़ी सी कमज़ोर तो दिखती है। देखिए, ईरान की अगर हम बात करें बहुत इन शॉर्ट, ईरान अभी 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। अपनी जनता से लड़ रहा है, अपनी करेंसी से लड़ रहा है और इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। और किसी देश में अगर हम देखें, जब किसी देश का भरोसा और उसकी मुद्रा एक साथ गिर रहे होते हैं तो हमें यह इतिहास सिखाता भी है कि वह देश भले ही सत्ता सर्वाइव कर जाए लेकिन कभी भी पहले जैसा नहीं रह जाता। तो क्या यह सच में गेम ओवर है या फिर यह इतिहास का एक और क्रूर अध्याय बनकर रह जाएगा? देखिए, आप क्या सोचते हैं, यह भी मैटर करता है। आपको क्या लगता है कि यह आर्थिक तबाही जो है ईरान की, वह वहाँ की सत्ता का अंत करेगी या यह सत्ता को पहले से ज़्यादा कठोर होकर उभरेगी, सत्ता अब और ज़्यादा कठोरता से दमन करेगी विरोधियों का? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य दें, क्योंकि
आपकी राय से लोगों की जानकारी बढ़ती है और हमें भी इंतज़ार रहता है आपकी राय का। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टेप इन सक्सेस सेल शुरू हुआ है जो कि 50% ऑफ हमारी सारी फीस पर है और यह आपको 17 जनवरी तक मिलेगा। तो अगर आप 2027 के लिए या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं और यह बैच आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू एवरीथिंग। आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा और इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 50% का ऑफ तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है, तो आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट, मतलब आधी फीस पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए, 17 जनवरी से पहले ये ऑफर का लाभ लें। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन